हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर थर्ड। तो आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर थर्ड। तो लेक्चर नंबर टू में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने देखा था दो तरह से हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था सॉल्यूशन के कैटेगरी को। एक तो था नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पर और दूसरा था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पे। अगर मैं दिखाऊं उसे तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ लास्ट क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया था। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिस पे मैंने डिस्कशन किया था। ओके गाइस, तो जिन्होंने ये क्लासेस नहीं किए हैं तो पहले आप फटाफट उस लेक्चर नंबर टू और को कवर करें, या लेक्चर नंबर वन भी नहीं किए हैं तो उसे कवर करें। सारे जब लेक्चर वन और लेक्चर टू कवर हो जाए देन प्लीज़ कम टू द लेक्चर नंबर थर्ड। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहें, आपको सोल्यूशन जरूर समझ में आएगा और बहुत अच्छा करेंगे इसके आप। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग लेक्चर नंबर थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने दो बेसिस के आधार पे सॉल्यूशन कैटेगराइज कर रखा था। अब तीसरी बेसिस पे मैं बात करता हूं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के आधार पे एक्चुअली सॉल्युबिलिटी जो है वो अपना चैप्टर, अपना तो टॉपिक ही है सॉल्यूशन में। तो फिर भी थोड़ी सी बात इसके ऊपर मैं कर दूं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? किसी सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम अमाउंट आप उसमें घुला सकते हो सोल्यूट, वह उसके सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अभी तत्काल आप इतना ही याद रखें, मैक्सिमम सोल्यूट, मैक्सिमम सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। और जनरली ये जो सॉल्वेंट होता है वो हम लोग 100 ग्राम ले सकते हैं या 100 ml ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि हम लोग वाटर लेते हैं तो 100 ग्राम 100 ml कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो मास और क्या कहते हैं उसका जो वॉल्यूम होगा वो दोनों सेम ही होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट जो होगा सॉल्यूट का, जो डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट में, वह डिफाइन करता है सॉल्विटी को। अब उसके आधार पे हम लोगों ने सबसे पहले तीन कैटेगरी किया है। पहला है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, काफ़ी सुनते होगे तुम लोग इसको, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा होता है बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तीन टर्म है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें आप और ज़्यादा सॉल्यूट घुला पाएँ। और मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। तो इसकी जो खासियत होती है, कैन डिजॉल्व, यह सॉल्यूशन जो होता है इसमें क्या खासियत होती है कि इस तरह के सॉल्यूशन जो होते हैं उस पर और ज़्यादा सॉल्यूट तुम घुला सकते हो बाहर से। कैन डिजॉल्व, कैन डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इस तरह के सॉल्यूशन में अगर तुम चाहो तो बाहर से और भी ज़्यादा, और उसमें ज़्यादा चाहो तो और भी सॉल्यूट तुम घुला सकते हो। जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन की खासियत क्या होती है कि इसमें आप फिर फर्दर ऐड नहीं करते सॉल्यूशन को, ना कर सकते हैं। कान डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एक बार सॉल्यूशन अगर सैचुरेट हो गया तो इसमें आप फिर से चाहोगे कि सॉल्यूट उसमें डाल के घुला दें, तो ऐसा होना संभव नहीं है। कान डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम लोग बाहर से सॉल्यूट को और ज़्यादा घुला नहीं सकते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्यूट घुला नहीं सकते हैं उसमें। जबकि हम लोग बात करें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो इसमें कंडीशन है। इसमें क्या है, कैन डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यह वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें
आप बाहर से और सॉल्यूट घुला सकते हैं। लेकिन फिर इसमें तुम लोग बोल रहे हो सोचोगे कि सर ये अनसैचुरेटेड में भी तो यही डेफिनेशन है कि इसमें बाहर सॉल्यूट घुला सकते हैं, सुपर सैचुरेटेड में भी तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन बच्चों इसमें मैंने भी एक कंडीशन नहीं जोड़ा है, उसमें बस एक कंडीशन मैं जोड़ दूँ, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी किसी कारण से उसमें घुलाया जाए, ऑटो ऑटो मोड में नहीं होगा, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होंगे वो खुद ब खुद घुल जाएंगे, जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपको घुलाने के लिए बाहर से किसी न किसी फैक्टर को यूज करना पड़ेगा। ये फैक्टर क्या हो सकते हैं? हो सकता है आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ जाए, या हो सकता है आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ जाए। तो एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द मेजर फैक्टर, ये दोनों मुख्य फैक्टर हैं जो किसी सॉल्यूशन में हम लोग अगर सॉल्यूट को घुलाना चाहते हैं, अगर नहीं घुल पा रहा है एक्स्ट्रा सॉल्यूट, तो इन दो फैक्टर का इस्तेमाल करके हम लोग उसको ज़्यादा घुला सकते हैं। ओके गाइस, और इसमें एक और खासियत होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कि अगर इस एक्सटर्नल फैक्टर को हटा दिया जाए, यानी कि जब तक यह एक्सटर्नल फैक्टर रहेगा तब तक वह एक्स्ट्रा अमाउंट घुला रहेगा। एक बार अगर एक्सटर्नल फैक्टर अगर हटा दिया जाए तो जितने भी तुमने घुलाए हैं वो सब वापस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं एंड प्रेसिपिटेशन occurs by removing एक्सटर्नल फैक्टर। ये सारे कंडीशन इंपॉर्टेंट हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। और ऐसे भी तुम लोग 11th में इसे पढ़े ही होगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग स्टडी करते हैं इसको। एक्सटर्नल फैक्टर को अगर हटा दिया जाए तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन मतलब जितना भी तुमने बाहर से एक्स्ट्रा सॉल्यूट घुलाया है ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण तुमने बाहर से जितना एक्स्ट्रा घुला दिया सॉल्यूट को, वो सारे सॉल्यूट बाहर की ओर आ जाएंगे, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएंगे। कब? जब उस एक्सटर्नल फैक्टर को हटा दिया जाएगा। ठीक है, रिमूविंग एक्सटर्नल फैक्टर, सो also called as metastable solution। तो ये टर्म है बच्चों, याद रखेंगे कि तुमसे अगर कोई पूछे मेटा स्टेबल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, तो मेटा स्टेबल सॉल्यूशन कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट तब तक ही घुला रहेगा जब तक बाहर से तुम एक्सटर्नल फैक्टर लगाए रहोगे। जैसे ही तुम एक्सटर्नल फैक्टर हटाओगे तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट है वह बाहर की ओर निकल जाएगा, और उस प्रक्रिया को हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसलिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं जिसका नाम है मेटा स्टेबल सॉल्यूशन। ओके गाइस, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊं इसे। जैसे मान लो, जैसे मैंने माना कि 100 ग्राम अगर वाटर लिया जाए, 100 ग्राम वाटर, और कैन डिजॉल्व, एक कंडीशन में दे रहा हूं तुम लोग, कैन डिजॉल्व मैक्सिमम 80 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट, किसी सॉल्यूट का, ऑफ अ सॉल्यूट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अपने कमरे के तापमान पर और कमरे के दबाव पे हम लोग एक एजम्पशन ले रहे हैं कि 100 ग्राम वाटर में 80 ग्राम किसी सॉल्यूट को घुलाया जा सकता है। 100 ग्राम में 80 ग्राम, लेकिन यह मैक्सिमम है, मतलब रूम टेम्परेचर पे 80 ग्राम से ज़्यादा, ऐसे सोच लो कि 100 ग्राम पानी में 80 ग्राम चीनी ही घुलाया जा सकता है, 80 ग्राम से ज़्यादा घुल ही नहीं पाएगा, ये मैक्सिमम है। तो अब ये सॉल्यूट के रूप में तुम चीनी को लेकर सोचो, हम लोग अब इसको देखते हैं। अब मैं तुम्हें एक कंडीशन देता हूं कि अगर 100 ग्राम वाटर है और इसमें मैं
50 ग्राम सोल्यूट डाल दिया, 50 ग्राम चीनी, और ये जो कंडीशन रखा गया है RT रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर प्रेशर बात कर रहे हैं RTP पे, रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो हम लोग जानते हैं रूम टेम्परेचर, मैंने एक कंडीशन लिखा अभी जस्ट कि 100 ग्राम पानी 80 ग्राम सॉल्यूट को घुला सकता है, अधिकतम मैक्सिमम। अब यहाँ तो 85 ग्राम है, तो ये तो आसानी से घुल जाएगा, बहुत आसानी से घुल जाएगा। अब घुलने के बाद यह कैसा सॉल्यूशन बनेगा? 100 ग्राम में 50 ग्राम। लेकिन अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे चाहें तो क्या इसमें हम लोग एक्स्ट्रा सॉल्यूट घुला सकते हैं? जी हाँ, हम लोग घुला सकते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे अधिकतम 80 ग्राम हम लोग घुला सकते हैं। अभी तो 50 ग्राम है, यानी कि इस सॉल्यूशन में हम लोग बाहर से 30 ग्राम और ऐड कर सकते हैं अधिकतम। इसका मतलब 100 ग्राम वाटर और 50 ग्राम सॉल्यूट वाला जो सॉल्यूशन है वह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा है? यह सॉल्यूशन जिसमें 100 ग्राम पानी है और 50 ग्राम सॉल्यूट है, क्योंकि यह सॉल्यूशन में होगा तो हम लोग बाहर से और ज़्यादा सॉल्यूट घुला सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये 50 ही है, उसे हम लोग 80 तक ले जा सकते हैं। ओके गाइस, दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं कि आपको 100 ग्राम वाटर है और आपको मैंने 80 ग्राम 80 ग्राम सॉल्यूट मैंने बच्चों उसमें घुला रखा है, पहले से मैंने घुला रखा है, और इसे भी मैंने रख दिया है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे। तो हम लोगों ने अभी कंडीशन देखा था, उस कंडीशन में मैंने बताया था कि 100 ग्राम वाटर में 80 ग्राम अधिकतम घुलाया ही जा सकता है, और पहले से यह 80 ग्राम घुल कर यह सॉल्यूशन बना हुआ है बच्चों। इसका मतलब हम लोग इसमें बाहर से किसी भी सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं रूम टेम्परेचर प्रेशर पे। अब 80 ग्राम से ज़्यादा सॉल्यूट इसमें घुलना संभव नहीं है, इसलिए यह जो सॉल्यूशन है जिसमें 100 ग्राम पानी है और 80 ग्राम सॉल्यूट, उसे हम लोग कह देंगे बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम लोग एक कंडीशन दें कि तुम्हें कहा जा रहा है कि 100 ग्राम वाटर है और उसमें 90 ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, तो जैसे यह कोई तुम्हें यह बात कहता है, खास करके यह स्टेटमेंट लिखकर कि 100 ग्राम में 80 ग्राम ही अधिकतम घुल सकता है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, और जो सॉल्यूशन बना हुआ है 100 ग्राम में 90 ग्राम घुला हुआ है, तो ये पहले ही पता चल जाता है कि जरूर यह रूम टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं रहा होगा। ये ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि रूम टेम्परेचर में 80 ग्राम से ज़्यादा घुलाया नहीं जा सकता है, तो ऑब्वियस है कि यह रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। इट विल नॉट एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो रूम टेम्परेचर प्रेशर पे यही नहीं रहा होगा, या तो हो सकता है इसका टेम्परेचर बढ़ाकर इसको बना दिया गया हो, या हो सकता है इसका प्रेशर बढ़ा के ये बना दिया गया हो। और जैसे ही मान लो उस टेम्परेचर को हम हटा देंगे तो इसमें जो घुला हुआ है वो 10 ग्राम एक्स्ट्रा, इसमें कितना एक्स्ट्रा घुला हुआ है बच्चों? 10 ग्राम जो एक्स्ट्रा घुला हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। तो जितना टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ा रखा है रूम टेम्परेचर के सेट में, मान लो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसे कर दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, तो फिर से इस 50 को अगर 25 पे मैं ले जाऊं तो फिर से इसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 10 ग्राम, वो सारे 10 ग्राम बाहर निकल जाएंगे। दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें कि यह कैसा सॉल्यूशन है, तो दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने देखा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इसे तुम लोग घर में भी देखते होगे, घर में हम लोग कभी कभी जब मिठाइयाँ बनाते हैं तो मम्मी उसके लिए क्या करती हैं, वो चाशनी तैयार करती हैं। और चाशनी क्या होता है, तुम लोग शरबत भी जानते हो, चाशनी भी जानते हो। शरबत क्या होता है, किसी कोई आदमी तुम्हें बोलता है कि भाई साहब मुझे 1 गिलास पानी में 2 ही चम्मच चीनी देना, मैं ज़्यादा चीनी नहीं खाता हूँ। ठीक है, अब मान लो रूम टेम्परेचर पे 1 गिलास में अधिकतम 5 चम्मच जा सकते हैं, तो कोई 2 ही चम्मच मांग रहा है, कोई 3 चम्मच मांग रहा है, कोई 4 चम्मच मांगता है। लेकिन अगर हम मिठाई की बात करूं तो बोला जाता है कि मिठाई में मान लो 10 चम्मच घुलाना है,
तो रूम टेम्परेचर पे तो घुलाना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पानी में चीनी को डाल देते हैं। जैसे मान लो 1 गिलास पानी में मुझे 10 चम्मच चीनी डालना है तो डाल दिया, उसे मैं गर्म करने लगूंगा स्टोव पे या फिर चूल्हे पे गर्म करूंगा। उससे क्या होगा, वो सारे जो होंगे वो आपस में घुल जाएंगे और आपका सोल्यूशन बनकर तैयार होगा, जिसे तुम लोग चाशनी भी कहते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, मैंने कहा था कि वह एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, क्योंकि वह मैक्सिमम 5 ही घुला सकता था। अब मैंने उसमें टेम्परेचर बढ़ा के उसमें 10 घुला दिया है। तो अब अगर उसे तुम चूल्हे से बाहर निकाल लोगे तो बच्चों, जो एक्स्ट्रा 5 चम्मच जो घुला रखा था तुमने, वह बाहर निकल जाएगा। यानी कि जो बचा हुआ जो सोल्यूशन होगा, उसमें से जो सोल्यूशन तुम्हारा चाशनी जो होगा, उसमें से 5 चम्मच फिर बाहर आपको निकल जाएंगे, क्योंकि अधिकतम तो वो 5 ही घुला सकता था। टेम्परेचर जब तक था तो वो 10 घुलाए हुए था। टेम्परेचर जैसे तुमने हटाया, स्टोव जैसे ही तुमने बंद किया, जो एक्स्ट्रा 5 चम्मच था उससे निकल जाएगा। अब एक्स्ट्रा 5 चम्मच अगर तुमसे निकल जाएगा तो बचे अब उस सोल्यूशन में सिर्फ 5 चम्मच। इसका मतलब चाशनी को अगर तुम ठंडा कर दोगे तो बनने वाला जो सोल्यूशन है वह क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। ओके, तो शरबत हो गया, बताओ क्या हो गया, तो शरबत है हमारा अनसैचुरेटेड। चाशनी जो तुम्हारा है वो क्या है बच्चों, वो है सुपर सैचुरेटेड। और चाशनी को अगर ठंडा कर दिया जाए रूम टेम्परेचर पे, तो अब उसमें अधिकतम जितना सोल्यूट घुलना चाहिए या घुल सकता है अब उतना ही है। इसलिए ठंडा किया हुआ चाशनी, ध्यान रखेंगे मेरी बात को, ठंडा किया हुआ चाशनी में जितना चीनी है वह एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बताता है। तो घर में तुम चाहो तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हो बहुत ही आसानी से, कि नहीं भाई 1 गिलास में कितना चीनी जाना है, तो कुछ नहीं करना है, अपने मन से मान लो 5-10 चम्मच डाल दो, फिर चाशनी बना के गर्म कर दो, फिर चाशनी को थोड़ा ठंडा कर दो, एक्स्ट्रा चीनी जो होगा बाहर निकल जाएगा, जो बचा हुआ जो मैक्सिमम चीनी होगा वो अंदर रह जाएगा। अब वह जो सोल्यूशन है, वो जो सिरप है, दैट विल बिकम सैचुरेटेड। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों तुम लोगों को। अब जो चौथा जो क्लासिफिकेशन है जिसके आधार पर हम लोग, और ये आखिरी है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पे। फिजिकल स्टेट क्या होता है बच्चों, तो तुम लोग जानते हो कि स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 मुख्य एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक को हम लोग कह देते हैं सॉलिड जिसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं एस से। एक को मैं कह देता हूं बच्चों लिक्विड, बचपन से पढ़ रहे हो तुम लोग, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। और एक को हम लोग कह देते हैं गैस, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जी से। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूट तो हो सकता है, सॉल्यूट सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो, गैस भी हो। उसी तरह से सॉल्वेंट भी सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो कितने कॉम्बिनेशन संभव है, तो इस तरह से तुम लोग सोच सकते हो, अगर सॉल्यूट भी 3 तरह के हो सकते हैं, सॉल्वेंट भी 3 तरह से हो सकते हैं, तो 9 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन तुम लोग बना सकते हैं। तो 9 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोग पहले बनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो कॉम्बिनेशन बनाया जाए पहले। तो इधर मैं लिख देता हूं सॉल्यूट, फिर मैं लिख देता हूं सॉल्वेंट। इसमें मैं डिस्कस करूंगा सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट को, इसमें मैं रिप्रेजेंट करूंगा सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट को। फिर यहां मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन कैसा होगा उसको मैं लिखूंगा। उसके बाद उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा वो हम लोग देखेंगे, क्या वो सच में सॉल्यूशन है या नहीं है, वो भी देखना है मुझे बच्चों, क्योंकि 9 कॉम्बिनेशंस हैं, सभी के सभी क्या ट्रू होंगे नहीं होंगे वो हम लोग को देखना है। और आखिरी जो है दैट इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स जो है हम लोग अलग अलग देखेंगे सारे के क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स तो काफ़ी हो सकते हैं बच्चों, लेकिन हम लोगों को वैसे एग्जाम्पल्स को फॉलो करना है जो अपने एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बोलना
और याद रखना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग एग्जाम्पल्स जो है हमेशा एनसीईआरटी के आधार पर याद रखेंगे। तो पहला जो कॉम्बिनेशन मैं ले रहा हूँ, सॉल्यूट अपने को सॉलिड ले लें या फिर लिक्विड ले लें या फिर गैस, ये 3 कॉम्बिनेशन है। और सॉल्वेंट, तीनों केस में मैं सॉलिड ही ले लेता हूँ, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। सॉल्वेंट के रूप में मैं सॉलिड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और सॉलिड के रूप में मैंने एक बार सॉलिड का इस्तेमाल किया है, एक बार लिक्विड का इस्तेमाल किया, एक बार गैस का इस्तेमाल किया। 3 कॉम्बिनेशन है बच्चों। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, सोल्यूट को मैंने सॉल्वेंट में डाला है, ठीक है। ऑब्वियस सॉल्वेंट ज़्यादा होता है तो सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जाता है, ना कि सॉल्वेंट को सोल्यूट में। बोलने का तरीका है कि सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जाता है। इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको, इस सोल्यूशन को हम लोग कह सकते हैं सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन। इसको क्या कहेंगे बच्चों, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड इन सॉलिड मतलब सॉल्यूट हो गया लिक्विड, और सॉल्वेंट के रूप में मैंने क्या इस्तेमाल करना है, सॉलिड। और तीसरा हो जाएगा बच्चों गैस इन सॉलिड। अब बात करता हूं नेचर के बारे में। तो ट्रू सॉल्यूशन तभी होना संभव है जब क्या हो बच्चों, जब सॉल्यूशन होमोजीनस हो और पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, और पाथ जो हो लाइट का वो उसमें विजिबल ना हो, और उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड, इस सब से हम लोग उसे सेपरेट नहीं कर सकते हम। इन सारी बातों को देखा जाता है। तो ये तीनों जो होते हैं, इन तीनों की बात मैं कर रहा हूं। दीज ऑल आर हेट्रोजीनस, HETRO, हेट्रोजीनस। अब जैसे ही ये सॉल्यूशन हेट्रोजीनस हुआ, अब तो ये सॉल्यूशन रहा ही नहीं बच्चों, दिस इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर। तो याद रखेंगे बच्चों, सॉल्वेंट के रूप में जब भी सॉलिड होगा तो उसका नेचर हेट्रोजीनस ही होता है। और इसे हम लोग पढ़ते कहाँ हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन में। कोलॉइडल सॉल्यूशन, नाम में तो सॉल्यूशन है, बट दैट इज नॉट ड्यू टू इट्स ट्रू नेचर, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। कुछ फैक्टर्स मिलते हैं इसलिए कोलॉइडल मिलते हैं। जैसे होमोजीनस, कोलॉइडल सॉल्यूशन को तुम देखोगे तो होमोजीनस के जैसा दिखेगा, लेकिन वो हेट्रोजीनस होता है। दिखता है होमोजीनस के जैसा है, लेकिन होता हेट्रोजीनस ही है बच्चों, ठीक है। तो सॉलिड अगर सॉल्वेंट के रूप में है तो आपको मिलने वाला जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनस होगा, और वह हमेशा कोलॉइडल सॉल्यूशन ही कहलाएगा। बट इसका मतलब वह ट्रू सॉल्यूशंस नहीं होंगे, याद रखेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं, फिर से ले लेता हूं मैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और सॉल्वेंट ग्रुप में इस बार मैं ले लेता हूं लिक्विड, 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 ठीक है। लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉल्वेंट यहाँ पे तीनों क्या हैं, लिक्विड हैं। अब इसका नाम क्या हो जाए बच्चों, खुद से सोचा जाए, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। और ये तीनों जो होंगे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, ये सब होमोजीनस के रूप में पाए जा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है होमोजीनस हो सकता है ये लोग हेट्रोजीनस भी हो जाएं। जैसे मान लो चीनी पानी को मिला दो तो होमोजीनस हो जाएंगे, रेत और पानी को मिला दो तो हेट्रोजीनस हो जाएंगे। बहुत सारा है इसमें, मान लो तुम इसको देखो, अगर मान लो एल्कोहल और वाटर को मिला दो तो होमोजीनस हो जाएंगे, और मान लो तुम अल्कोहल की जगह पे तुम क्या ले सकते हो, जैसे ऑयल और वाटर ले लो, जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उसको मिला दो तो वो हेट्रोजीनस हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सब जो होते हैं वो इट मे बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या है, फिर से मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इस मैं तीनों को गैस ले लेता हूँ, गैस गैस गैस, ठीक है बच्चों। सॉलिड इन गैस, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। इसका नाम हो जाएगा लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। इसका नाम हो जाएगा बच्चों गैस इन गैस सॉल्यूशन। अब नेचर की बात करते हैं। ये दोनों जो मिक्सचर है बच्चों, जिसमें मैंने सॉलिड को गैस में घुलाया है, लिक्विड को मैंने गैस में घुलाया है, ये हमेशा हेट्रोजीनस होंगे।
ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज हेट्रोजीनस, ये हमेशा हेट्रोजीनस होते हैं ऑलवेज। किसी भी सॉलिड को गैस में मिला दो या लिक्विड को गैस में मिला दो तो उसमें हम लोग वो जो मिक्सचर बनेगा वो हेट्रोजीनस ही होना है। यानी कि ये तो अपना सिलेबस हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि अपने को तो सॉल्यूशन पढ़ना है जो एक होमोजीनस है। और ना ये कब ना सॉलिड के सॉल्वेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हेट्रोजीनस या ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। गैस, इन गैस जो होते हैं ये ऑलवेज होमोजीनस होते हैं, ऑलवेज, यानी कि किसी भी दो गैस को मिला दिया जाए वो होमोजीनस ही होने हैं। तो कोई तुमसे अगर कोई पूछे कि वैसा सॉल्यूशन का बताओ, के बारे में बताओ जो ऑलवेज होमोजीनस हो, तो तुम कहोगे किसी भी गैस को किसी गैस में मिला दें वो हमेशा होमोजीनस ही मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ वैसा कोई एग्जाम्पल्स जिसमें ऑलवेज हेट्रोजीनस हो, तो तुम्हारे पास टोटल 5 एग्जाम्पल्स हैं, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस एंड लिक्विड इन गैस। ये 5 ऐसे एग्जाम्पल्स है बच्चों जिसमें आपको हमेशा हेट्रोजीनस ही मिलना है। और ये जो होते हैं, ये 3 जो बचे इधर, ये होमोजीनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगली बात, सॉल्यूशन में तुम लोग पढ़ते होगे, नाम भी लिखते हो, जैसे तुम लोग पढ़ते होगे किताब में लिखा रहता है या फिर क्वेश्चन लिखा रहता है लिक्विड सॉल्यूशन, या फिर लिखा रहता है सॉलिड सॉल्यूशन, या लिखा रहेगा गैस सॉल्यूशन। तो हम लोग सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पे, तो यहाँ पे जो भी सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है बच्चों, सॉलिड। तो इस तरह के जो तीनों जो तुम लोगों ने मिक्सचर बनाया है, इसे अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ या इसे मैं एक नाम देना चाहूँ, ऐसा नाम जैसे तीनों, ये तीनों आ जाए, तो सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पे इसको हम नाम देते हैं। मैं कह देता हूं इसको सॉलिड सॉल्यूशन। तो जब भी मैं कहूं सॉलिड सॉल्यूशन या किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है सॉलिड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब सॉल्वेंट सॉलिड हैं, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से सॉल्वेंट अगर लिक्विड है बच्चों, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह देंगे, ऑब्वियस है, सोच लिए होगे तुम लोग, दिस इज लिक्विड सॉल्यूशन। तो कहीं भी क्वेश्चन में अगर बच्चों लिखा रहता है लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब हम लोग वैसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें जो अपना सॉल्वेंट है वो क्या है बच्चों, लिक्विड स्टेट में है। जबकि सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो कुछ भी हो सकता है। और उसी तरह से बच्चों अगर मैं कह देता हूं गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है मैं वैसे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जिसमें सॉल्वेंट के रूप में गैसेज हैं और सॉलिड के रूप में कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेज हो। और एक पते की बात बता दूं, ये लिक्विड सॉल्यूशन ही अपना सिलेबस है। तो 2 बात अभी तक सिलेबस में मैं कर चुका हूं। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था बाइनरी सॉल्यूशन सिलेबस है, और इस लेक्चर में मैं कह रहा हूं लिक्विड सॉल्यूशन सिलेबस है। इसका मतलब हम लोगों को क्या पढ़ना है, खुद से सोचो, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, यानी जो अपना सिलेबस है वो क्या है, पूरा का पूरा जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सिलेबस क्या है, कैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले बच्चों, ठीक है। हम लोग वैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, और उसमें 2 ही कंपोनेंट हो, एक सॉल्वेंट हो और एक सॉल्यूट हो। ओके गाइस, अब बात उठती है एग्जाम्पल्स की। तो मैं कहूँगा ये जो एग्जाम्पल्स है वो आप एनसीईआरटी से प्रेफर करो, आप एनसीईआरटी से कवर अप कर लो इस चीज़ों को, ठीक है। एनसीईआरटी से रेफरेंस ले सकते हो। फिर भी मैं बोलूँ तो सॉलिड इन सॉलिड के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई भी आप एलॉय ले लो, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रास, ब्रॉन्ज, आप और इसमें लिख सकते हैं जैसे स्टील, ये सब लिख सकते हैं। जैसे तुम लोग देखते होगे जो हम लोग क्या कहता है, जो सोने के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं उसमें क्या कॉपर मिलाया जाता है, तो कॉपर इन गोल्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, सॉलिड इन सॉलिड के। तुम चाहो तो लिख लो, मैं सारा नहीं लिखा रहा, फिर से बोल दे रहा हूँ, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, और आप क्या लिख सकते हो, कॉपर इन गोल्ड, जो ऑर्नामेंट्स में होता है, कॉपर इन गोल्ड, मतलब गोल्ड ज़्यादा होना चाहिए, कॉपर कम। ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, सॉलिड इन सॉलिड के। अगर हम लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो आप एमलगम ले सकते हैं, एमलगम, एमलगम कहते हैं। एमलगम क्या होता है, एमलगम क्या होता है, एमलगम में हम लोग मरकरी को मिलाते हैं, किसमें, तो आप मरकरी को मिला लो किसमें,
तो मरकरी को आप किसमें मिला सकते हो, जिंक में मिला सकते हो, आप उसको सिल्वर में मिला सकते हो, आप उसमें सोडियम में भी मिला सकते हो, सोडियम एमलगम, जिंक एमलगम, सिल्वर एमलगम, ये सब जो होते हैं हम लोग बनाते हैं, जिसमें क्या होता है इनकी मात्रा ज़्यादा होगी और मरकरी की मात्रा कम होगी। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके लिक्विड इन सॉलिड के। अब मैं बात कर दूं गैस इन सॉलिड के, तो गैस इन सॉलिड का एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, इसको याद रखेंगे बच्चों। गैस इन सॉलिड के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप H2 गैस को जो होता है, अगर तुम लोग पढ़े हो गए 11th में इडियोमेट्री, तो H2 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है किसके द्वारा, पैलेडियम के द्वारा। तो पैलेडियम पैलेडियम जो होता है वह H2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए H2 इन PD एक तरह का गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन है। तो तीनों के एग्जांपल्स हो गए, सॉलिड इन सॉलिड के ये सब हो गए बच्चों, लिक्विड इन सॉलिड के ये एमलगम हो गए, और गैस इन सॉलिड के पैलेडियम में आप क्या डाल दें, H2। सॉलिड इन लिक्विड, अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के, तो इसके तो काफ़ी एग्जांपल्स है बच्चों। जैसे सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो आप शुगर इन वाटर, इसके तो हजारों एग्जाम्पल्स आपको याद भी होंगे। शुगर वाटर को मिला लें, शुगर इन वाटर, यूरिया इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, मेनी सॉल्ट्स इन वाटर, है ना। लिक्विड इन लिक्विड की बात करें तो आप अल्कोहल इन वाटर कह सकते हैं बच्चों, अल्कोहल इन वाटर। अगर अल्कोहल भी लिक्विड होता है, वाटर भी लिक्विड होता है, दोनों को आप मिला सकते हैं। और इसमें कह सकते हैं बेंजीन, और बेंजीन को आप मिला दें, बेंजीन इन टॉल्यूइन आप कह सकते हैं, और ये दो एग्जांपल्स हो गए किसके, ये दो एग्जांपल्स हो गए लिक्विड इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में आप क्या कह सकते हैं, जैसे आप लोग कह सकते हैं इसमें O2 को मिला दो, ऑक्सीजन गैस को, इन वाटर। उसी तरह से CO2 को आप मिला दो, इन वाटर। तो ये सब O2 गैस को आप H2O मिला दें, CO2 गैस को H2O में, CO2 गैस इन H2O, तो आप लोग जानते हो कार्बोनेटेड वाटर जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है, जो आप लोग पीते भी हो कोल्ड ड्रिंक्स वाटर, दैट इज CO2 इन वाटर। और O2 इन वाटर तो सारे में होते हैं ऑक्सीजन, अगर O2 इन वाटर ना हो, ऑक्सीजन गैस वाटर में डिजॉल्व ना हो, तो हमारा जो पूरा जो एक्वेटिक लाइफ है वही डिस्टर्ब हो जाएगा। जो मछलियाँ होती हैं वो जो सांस लेती हैं वह उसी ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं जो वाटर में घुले हुए होते हैं, ठीक है, ना कि इस वाटर के H और O को अलग अलग तोड़ के O2 लेती हैं, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो O2 जो घुला हुआ है उसी O2 को वाटर से कंज्यूम करती हैं, जो एक्वेटिक लाइफ्स में जितने भी जीव जंतु होते हैं वो करते हैं। अब मैं बात कर दूं लास्ट, सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस में आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन इन एयर में कार्बन मिल जाए तो वो एक एग्जांपल हो गया। और भी इसमें लिख सकते हो कैम्फर, कपूर, कैम्फर, PHOUR, कैम्फर। कैम्फर को आप मिला दें N2 गैस, कैम्फर इन N2 गैस, कार्बन इन एयर, कैम्फर इन N2 गैस, दीज ऑल आर सॉलिड डिजॉल्व इन गैस, एयर गैस है, N2 गैस है। ये किसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों, ये एग्जाम्पल हो गया सॉलिड इन गैस के। लिक्विड इन गैस का हो सकता है तो बहुत सारा तुम जान भी रहे होगे, हम लोग देखते होंगे, तुम लोग सुनते होगे कि मॉइस्चरस एयर है, तो मॉइस्चरस एयर का मतलब वाटर इन एयर है। तो मॉइस्चरस एयर किसका एग्जाम्पल हो गया, एक तरह का लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है बच्चों। और भी तुम ले सकते हो, इसमें एक और एग्जाम्पल हो सकता है क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल कर दिया जाए, क्लोरोफॉर्म CHCl3 को आप मिला दें N2 गैस में, तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन N2। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ये सब एग्जाम्पल हो गए बच्चों आपके लिक्विड इन गैस के। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए बच्चों, लिक्विड इन गैस के। लास्ट में गैस इन गैस देख लेता हूँ, वो तो आप लोग एयर जान ही रहे होगे, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। ये बहुत सारे गैसेज होते हैं, इनका मिश्रण है, तो हम लोग कह सकते हैं वह एक गैस इन गैस सोल्यूशन है। और कह सकते हो जनरली हम लोग जब हॉस्पिटल में देखते हैं मिक्सचर ऑफ N2 and O2,
N2 और O2 के मिक्सचर होते हैं जो पेशेंट को लगाया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, उसमें N2 और O2 का मिश्रण होता है बच्चों। तो ये जो एग्जाम्पल्स हो गए आपको गैस इन गैस के। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म किया क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और ये हमारा इस तरह से हम लोगों का पहला पूरी तरह से ख़त्म होता है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन पूरी तरह से। अगला जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ कंसंट्रेशन यूनिट। और मैंने पहले भी कह रखा था कंसंट्रेशन यूनिट जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ख़त्म कर लिया है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ख़त्म कर लिया है। तो हम लोग दो टॉपिक ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। तीसरा टॉपिक जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।